हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी के लिए जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर उसका फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। फिलहाल ही अभी आपका यूपी बोर्ड यूपी एमएससी पर 2024-2025 के लिए क्या किया गया है, मॉडल पेपर को जारी कर दिया गया है। यदि आपने सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर को सॉल्व कर लिया बाबू, तो वहां से आपका कम से कम 30 नंबर का सवाल जरूर से जरूर रिपीट होगा। 100% है। आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको जो बोर्ड ने जारी किया है मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट का, उसको कवर कर लीजिए। यदि आपने सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर कवर कर लिया बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है, उससे आपका 30 नंबर 100% 2025 में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर सॉल्यूशन फुल सॉल्यूशन करा दूंगा, एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन आपको करा दूंगा। तो आप कुछ नहीं करना, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कि आपको अगला किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज हिंदी सब्जेक्ट का निपटारा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान पूर्वक पढ़िए कि 2025 में कैसा पेपर आने वाला है। ठीक है, तो आपको समय पता है कि 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा, जिसमें प्रारंभ में आपको 15 मिनट विद्यार्थियों क्या मिलेगा, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित की गई है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा है, और ब में। ठीक है, प्रश्न पत्र के खंड अ में ब विकल्प प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करें। ओमार सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। मतलब आपको ब्लैक पेन या ब्लू पेन का उपयोग करना है, बाकी किसी पेन का उपयोग नहीं करना है। और आपका प्रत्येक विकल्प प्रश्न कितने नंबर कराएंगे, 1 अंक के रहेंगे। ठीक है, ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। यदि आपने मान लिया आपको 4 साल का मिलता है, ठीक है, यदि मान लिया सबसे पहले आपने इसको कर दिया, ठीक, लेकिन आपको बाद में पता चला कि नहीं इसका आंसर तीसरा होगा, तो इसको आप किसी भी मतलब व्हाइटनर इरेजर का प्रयोग न करें। ठीक है, तभी भी क्या हो जाएगा, ऑलरेडी गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित किए गए हैं। मतलब कौन प्रश्न कितने अंक है उनके सामने क्या किया गया बाबू, निर्धारित किया गया है। तो आप वो भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या होगा, मॉडल पेपर 2024-2025 का फॉर्मेट है। तो आशा करते हैं कि ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। एक बार खुद इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके प्रश्नों पर कि प्रश्न आपको कैसे आए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। और मोस्ट वांटेड सभी बहुविकल्पीय प्रश्न मैं पहले बता दे रहा हूं कि यदि आपने मॉडल पेपर को सॉल्व कर लिया 2025 का जो बोर्ड ने जारी किया बाबू, तो यहाँ से आपका 30 नंबर लिख लीजिएगा कि 100% है कि 2025 में आएगा ही आएगा 30 नंबर का प्रश्न इसी से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले खंड अ को विचार करते हैं, जिसमें आपको 20 वैकल्पिक प्रश्न मिलेंगे, 20 अंक है। ठीक है, तो पहला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और मैंने इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जब करा रहे थे तो उसमें मैंने इसको करा दिया है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। आप जाकर मेरा पिछला वीडियो देखेगा, उसमें मैंने क्वेश्चन कराया है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में बताना। यदि आपने हमारा सभी वीडियो देखते आ रहे बाबू, तो आप इसका आंसर जरूर बता देंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो बाबू गुलाब राय है ये किस युग के लेखक हैं, तो द्विवेदी युग के लेखक है। किस युग के लेखक है बाबू, द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि पहला प्रश्न क्लियर हो गया है। दूसरा प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है। ठीक है, निबंध विधा, कविता या नाटक या कहानी। तो इस प्रश्न को भी मैंने करा दिया था, आप जाकर मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, मैंने सभी मोस्ट वांटेड क्वेश्चन कराया है, आप नहीं देखे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चिंतामणि किस विधा की रचना बाबू, तो चिंतामणि आपका निबंध विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो निबंध नहीं, नाटक क्या है, नाटक है। ठीक है, इनका क्या है, नाटक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा नाटक। ठीक है, नाटक है। ठीक है, निबंध विधा क्या है, नाटक है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि दूसरा प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं इसका क्या, तीसरा प्रश्न है गबन गबन किसकी रचना है। ठीक है, गबन किसकी रचना है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। गबन किसकी रचना है, इसको मैंने ऑलरेडी करा दिया था। ठीक है, तो गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र की या जयशंकर प्रसाद की या निराला की या हरिकृष्ण प्रेमी की। ठीक है,
तो आपको बताना है कि गबन किसकी रचना है, ठीक है। एक बार थोड़ा मिस्टेक हुई, उसको ध्यान से समझिए कि जो चिंतामणि है आपका, ये निबंध विधा की रचना है, ठीक है ना। मैंने पहले सही बताया था कि जो आपका चिंतामणि है ये किस विधा की रचना है, तो निबंध विधा की रचना है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसको आप सब देख लीजिएगा कि चिंतामणि है किसकी विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है, ठीक है। अब आप बताइए गबन किसकी रचना है, तो गबन आपकी मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ठीक ना। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी क्या है, एक उपन्यास है। गबन क्या है, एक उपन्यास है जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि शुक्ल युग की समय अवधि है। इस प्रश्न को मैंने कराया है, आप जाकर जरूर देखिएगा कि शुक्ल युग की समय अवधि है 1936 से 1943 तक, या 1919 से 1938 तक, या 1900 से 1918 तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने बताया था आपको कि जो शुक्ल युग का समय अवधि है वो कौन है बाबू, वो कितना है बाबू, 1919 से 1938 तक। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने सभी प्रश्नों को ऑलरेडी करा दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन मैंने कहा था कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। मोस्ट वांटेड वाला क्वेश्चन, इसको जरूर क्या कर लीजिएगा, जीवनी या आत्मकथा या भेंट वार्ता या रेखा चित्र, ठीक है। तो मैंने इस प्रश्न का उत्तर आपको बताया था, जो बच्चा देखा होगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है बाबू, आपकी आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो मैं पहले बता दूं कि प्रिय प्रवास के जो लेखक हैं कौन है, हरियोध जी है। कौन जी है, हरियोध जी है। और ये किस युग के लेखक है, आप जानते हैं कि ये द्विवेदी युग के लेखक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय हिंदू युग का बिल्कुल नहीं, प्रगतिवाद युग का बिल्कुल नहीं, छायावादी युग के बिल्कुल नहीं। तो जो आपके प्रिय प्रवास है किस युग की रचना है, द्विवेदी युग के हैं। और इसके रचनाकार कौन है, हरियोध जी है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, पूछ देगा प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कौन है, आपके हरियोध जी है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि मधुशाला किसकी रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि मधुशाला किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की, हरियोध की, या हरिवंश राय बच्चन की, या सुमित्रानंद पंत की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मधुशाला किसकी रचना। तो बताइए इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मधुशाला किसकी रचना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बाबू जो मधुशाला है ये किनकी रचना है बाबू, आपके हरिवंश राय बच्चन की। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो मधुशाला है आपकी हरिवंश राय बच्चन की क्या है, रचना है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां प्रश्न है भारत भारती किसकी रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से जरूर टिक लगा लीजिएगा। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है कि भारत भारती किसकी रचना है, सिया राम शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की, या जयशंकर प्रसाद की, या महादेवी वर्मा की। तो मैं बता दूं कि जो भारत भारती है ये किनकी रचना है, वो आपका मैथिली शरण गुप्त की। बहुत अच्छा, जो जो बच्चा मैथिली शरण गुप्त बताया बहुत बढ़िया आंसर दिया बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई लाजवाब चल रही है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल कब से कब तक है। आधुनिक काल कब से कब तक है, ठीक है। सन 1843 से अब तक, या 1643 ईस्वी से 1843 तक, या 1918 से 1936 तक, या 1936 से 1943 तक, ठीक है। तो इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जो आधुनिक काल है ये कब से कब तक है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। मैं एक ये टैबलो में आपको देकर जा रहा हूँ कि आपको बताना है कि आधुनिक काल कब से कब तक है। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना। जो बच्चा सच में मेहनत कर रहा है वो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि 9 का ए, या 9 का बी, या 9 का सी, या 9 का डी, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि मतीराम किस युग के कवि हैं। आपको बताना है कि मतीराम किस युग के कवि हैं, आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल, या रीति काल, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मतीराम है ये किस युग के कवि हैं, रीति काल के। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा रीति काल, ठीक है। ये किस युग के लेखक है बाबू, कवि है, सॉरी कवि है, रीतिकाल के कवि है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हास्य रस का स्थायी भाव है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हास्य रस, करुण रस, इन सबको पता होना, आपको पता होना चाहिए कि इनका अस्थायी भाव क्या होता है, ठीक है। तो हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, रति होता है, या हास होता है, या निर्वेद होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो हास्य रस का जो अस्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने ज्ञात मनो नीलमणि शैल पर आपत प्रयोग प्रकाश उपयुक्त पंक्तियां में कौन सा अलंकार है? तो मैंने जब आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा था, अनसाल्व सेट करा रहा था आपका 2024 का, तो मैंने उसमें इस प्रश्न को कराया था और मैंने बताया था कि जिस भी मतलब पंक्ति में मन मानो जन जानो मनहु जनो इन शब्द का प्रयोग हो तो आपको कौन सा अलंकार होता है वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर मनो का उपयोग हुआ कि नहीं, मनो का उपयोग हुआ है, बिल्कुल मनो का उपयोग हुआ है। तो मैंने बताया था कि जहां पर मन मानो मनहु जनहु ये सब का प्रयोग हो तो वहां पर आपको कौन सा अलंकार होता है, कमेंट बॉक्स में फट दे बताना है। ये ठीक ना, ये आपका एक अलंकार है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला अलंकार है। और कौन अलंकार है? श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्षण का, इन दोनों में से कोई नहीं होगा, ये दोनों आंसर क्या है, गलत है। ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई होगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने इतना आपको हिंट दे दिया है, जो बच्चा मेहनत किया होगा फट से आंसर बताएगा, जो नहीं किया होगा वो स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? बहुत हलवा प्रश्न है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। ठीक है, तो आपने रट लिया होगा कि जो रोला छंद है इसमें कितने चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 1 नंबर पक्का करेगा ये प्रश्न। ठीक है, कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? वी का, मान का, अक का या आ का? ठीक है, तो आकर्षण शब्द में आप देख रहे होंगे कि किस उपसर्ग का उपयोग किया है, आ का। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आ का। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2024 के अनसाल्व सेट में कम से कम 3 से 4 सेट में मैंने इसको, 2 से 3 सेट में इसको मैंने कराया है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 2, 5, 6 या 3। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि पीताम्बर में कौन सा समास है? आपको बताना है कि पीताम्बर में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास। ठीक है, तो आपका जो पीताम्बर है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, पीता प्लस अंबर। ठीक है, तो पीताम्बर में कौन सा समास है आपका, पीताम्बर में आपका बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है बाबू, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये क्या है, अगला प्रश्न आपका है, अगला 17वां प्रश्न है कि आंसू का तत्समक रूप है। आपको बताना है कि आंसू का तत्समक रूप है अश्रु, अंशु, रोना या आंख। ठीक है, तो आंसू का जो तत्समक रूप होता है वो क्या होता है, अश्रु होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्रु। ठीक है, 17वां प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब लोग बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। 18वां प्रश्न क्या, ध्यान से देखिएगा कि कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है, इनमें से कोई नहीं। ठीक ना, तो कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो आप सब लोग जानते हैं, मैंने इस प्रश्न को ऑलरेडी पिछले 2024 के अनुसार सेट में करा दिया है कि कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ेगा। अगला प्रश्न है ताभ्य, ताभ्य, ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। जो आपका ताभ्य शब्द है इसमें वचन और विभक्ति विभक्ति बताना है। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन या षष्ठी विभक्ति बहुवचन या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, तो ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति कौन है बाबू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। षष्ठी विभक्ति बहुवचन, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा है जो सर्वनाम है, मतलब प्रोनाउन है। मनुष्य, बचपन, वह या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम सर्वनाम है? आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, व्याकरण में पढ़ा होगा कि सर्वनाम क्या होते हैं। ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें से कौन ऐसा है जो सर्वनाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह क्या है, आपका एक सर्वनाम है। ठीक है, ही मतलब होता है वह,
वह क्या है, एक सर्वनाम है। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया, टोटल 20 एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आशा करते हैं कि आपको 20 एमसीक्यू एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये 20 एमसीक्यू वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू थे। आपने यदि इसको तैयार कर लिया हो तो 100% है कि आपका यहाँ से कम से कम 5 से 6 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको 2025 में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक ना, अब आपका वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब स्टार्ट हो चुका है। ठीक ना, अभी तक खंड अ स्टार्ट था, वो जो 20 नंबर का था, और खंड जो ब है आपका ये 50 अंक का रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों प्रश्नों क्या करना है, आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश कराया था, ठीक ना, हर चैप्टर से। ठीक है, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यदि कोई भी गद्यांश हो, आपको 2 गद्यांश दिया गया, इन दोनों में से किसी एक ही करना है। मैं पहले बता रहा हूँ, अथवा का दिया है, इन दोनों में से किसी एक ही करना है। ठीक है, और किनको करना, ध्यान समझिएगा। मैं तो इन दोनों का सॉल्यूशन आपको करा दूंगा, ताकि कोई भी दिक्कत ना, दोनों में से कोई भी आ जाए तो आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, मैं दोनों का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा कि सबसे पहले सर गद्यांश को हल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी गद्यांश को या पद्यांश को हल करने का सबसे जो बेस्ट तरीका होता है बाबू, वो सबसे पहला आपको काम करना है कि क्या करना है, कि कोई भी गद्यांश हो पद्यांश हो उसको पूरे मन से पढ़ना है और ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ताकि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देना हो कोई भी दिक्कत ना हो। यदि आपने किसी भी गद्यांश को एकदम मन से पढ़ लिया है तो आप इन तीनों प्रश्नों का जवाब एकदम आसानी तरीका से दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला काम है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन गद्यांशों को ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है कि यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर क्या शब्द है, मित्रता। मित्रता शब्द है कि नहीं है, बिल्कुल मित्रता शब्द है। तो आप जानते हैं कि आपका जो चैप्टर नंबर, जो आपका चैप्टर है मित्रता, उसी का क्या है, उसी का एक गद्यांश है। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप खुद पकड़ लेंगे कि किस चैप्टर का है। ठीक है, तो समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो वे गुण हो। ठीक है, चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाले चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। ठीक है, तो इस तरह आपने सबसे पहले आपको इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर का आपका गद्यांश है। अब इस गद्यांश को हमने पढ़ा, अब इन 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आप तभी लिख पाएंगे बाबू जब आपको चैप्टर का नाम पता होगा और उस चैप्टर के लेखक का नाम पता होगा, मतलब उस लेखक का नाम पता होगा। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न पूछा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जो रेखांकित किया गया है उसे क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो या तो ऊपर वाला कीजिए या अथवा वाला कीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं दोनों करा दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम रेखांकित अंश क्या करेंगे, व्याख्या सॉरी उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ कैसे लिखना है चलिए मैं आपको बताया था। ठीक है, देखिए संदर्भ मैंने जैसे लिखा आपको ऐसे लिखना है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, कैसे लिखना है कि यहाँ पर हेड लगाना संदर्भ, यहाँ क्या हेड लगाना है, उत्तर नहीं, यहाँ पर हेड लगाना संदर्भ। ठीक है, देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, ये हिंदी के गद्य खंड में संकलित, इसको आप ब्लैक पेन से लिखिएगा। मैं जहां जहां बॉक्स बना रहा हूं उसको ब्लैक पेन से आपको लिखना है। ठीक है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, इसको भी आपको किसको लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है। बाकी सबको ब्लू पेन का उपयोग करके लिखना है। ठीक है, मैं जैसे बता रहा हूँ आपको एग्जाम में वैसे लिखना है बाबू। संदर्भ यहाँ पे हेडिंग लगा देना ब्लैक पेन से, फिर यहाँ पर ब्लू पेन का उपयोग करना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, यहाँ पर ब्लैक पेन और यहाँ पर ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा। ठीक है, बाकी सबको ब्लू पेन से लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको उपयुक्त उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिख लिया। अब इसका दूसरा प्रश्न पूछा था कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित व्याख्या कैसे करना है, सबसे पहले आपको जो रेखांकित किया गया उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है,
कि यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आपको रेखांकित में व्याख्या कैसे करना है वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है रेखांकित अंश की व्याख्या। हेडिंग लगा देना इतना ब्लैक पेन से, रेखांकित अंश की व्याख्या करना, आपको हेडिंग लगा देना है। ठीक है, इतना होगा करना, ब्लैक पेन से आपको हेड लगा देना है। फिर इसमें लिखना है कि प्रस्तुत अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वाले, यहाँ पर वाले होगा, ठीक है, रुचि वाले में ही परस्पर मित्रता हो सकती है, यह धारणा उचित नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि रखने वाले में ही परस्पर मित्रता हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वाले में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लोग विभिन्नता देखकर ही परस्पर आकर्षित होते हैं। ठीक है, जैसे मतलब लेखक कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है बाबू कि दोनों जो मित्र हो उनका स्वभाव एक ही हो। आप देख रहे हैं समाज में घूम रहे हैं, जान रहे हैं कि दो मित्र ऐसे हैं जिनका एक का स्वभाव अलग है और एक का स्वभाव अलग है, फिर भी क्या है, वो एक घनिष्ठ उनके अंदर मित्रता है। ठीक है, तो वही लेखक कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है बाबू कि दो मित्र ऐसे हो जिनका स्वभाव क्या हो, एक ही हो, और रुचि भी क्या हो, एक ही हो। ठीक है, तो वही इस रेखांकन से व्याख्या करना था। तो अब बस आपको रेखांकन बस में इतना ही लिखना था। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब इसका तीसरा प्रश्न क्या पूछा था? तीसरा प्रश्न पूछा था कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं? तो लेखक के अनुसार, किसके अनुसार बाबू? लेखक के अनुसार विभिन्नता देखकर अपने अभावों को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। ठीक है, जैसे निर्बल व्यक्ति बलवान की तरफ आकर्षित होता है, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित व्यक्ति की तरफ, और अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता, चाणक्य और चंद्रगुप्त की मित्रता, मित्रता इतिहास प्रसिद्ध है। मित्रता की इतिहास क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस तरह आप चाहे तो इसका आंसर केवल आप इतना ही तक लिख सकते हैं, इतना ही तक। ठीक है ना, ऊपर से एक लाइन और यहाँ तक। ठीक है, जैसे जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही आप लिख दीजिएगा, बाकी इतना आगे लिखने की जरूरत नहीं है। लिख देंगे तो बहुत अच्छा है, सोने पर सुहागा हो जाएगा। बाकी आप चाहे तो इतना ही लिख सकते हैं कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देकर अपने स्वभाव को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाला, जो इसका अगला क्या अथवा में जो दिया गया था उसके तरफ हम बढ़ते हैं कि अथवा वाला क्या है आपका गद्यांश है कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भू पृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों में अंधा बना रही है। ठीक है, तो इस तरह सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ना है। फिर गद्यांश में सबसे पहले गद्यांश को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर का है और इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, फिर ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ठीक ना, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला इसका संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ लिखना है, मैंने बताया संदर्भ कैसे लिखना है कि क्या लिखना है कि प्रश्न संदर्भ में आपको संदर्भ हेड लगा देना ब्लैक पेन से। फिर लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, दोनों मोस्ट वांटेड क्या है? दोनों आपके मोस्ट वांटेड क्या थे? गद्यांश थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको संदर्भ ऐसा ही लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, आशा करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आप हेड लगाना रेखांकित अंश की व्याख्या, मैं थोड़ा जल्दी लिख करा दे रहा हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखना है कि निम्न रेखांकित अंश की भावों को माध्यम से लेखक जयशंकर प्रसाद बताते हैं कि जब ममता ने अपने पिता को इतना धन इकट्ठा करते हुए देखा तो ममता अपने पिता से कहती है, भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह साहस कैसे किया? हम ब्राह्मण हैं, क्या हमें भीख नहीं नहीं मिलेगा? क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई हिंदू व्यक्ति नहीं बचेगा जो किसी ब्राह्मण को भीख
दान दे सके, ठीक है ना, या भीख दे सके, ठीक है। तो इस तरह इसका क्या लिखना था आपको, व्याख्या लिखना था। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी पर लिख सकते हैं। दोनों को दोनों दोनों आपको क्या करना है, गद्यांश को तैयार कर लेना है, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न पूछा था, तीसरा प्रश्न पूछा है कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो ममता द्वारा घूस लेने के कार्य को ईश्वर के विरुद्ध बताया गया है, ठीक है। प्रश्न क्या था कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो ममता द्वारा घूस लेने के कार्य को ईश्वर के विरुद्ध बताया गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका पद्यांश है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पहला जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला गद्यांश है, मैं पहले बता रहा हूँ कि ये वाला जो पद्यांश है, सॉरी क्या है, पद्यांश है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पद्यांश है। चरण कमल बंधु हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघो लंघो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनो गुंगो पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई, ठीक है। तो इस तरह इस पद्यांश का आपको पढ़ना है। अब इस पद्यांश पर आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना है। सबसे पहले क्या लिखना है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है, फिर उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार, ये आपको बताना है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो सबसे पहले इसका संदर्भ देखिए। संदर्भ में क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित पाठ सूरदास के पद से अवतरित है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। यह पद उनके महाकाव्य सुर सागर से लिया गया है। मोस्ट वांटेड ये वाला क्या था, संदर्भ था। और इस तरह आपको संदर्भ लिखना है पद्यांश का। यदि आपने इस तरह लिख लिया तो एग्जामिनर 1 नंबर भी काटने पर सोचेगा कि कैसे इस बच्चे का 1 नंबर काटे, इतना अच्छा लिखा है, ठीक है। तो इस तरह आप संदर्भ लिखिएगा, ठीक है, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित पाठ सूरदास के पद से अवतरित है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। यह पद उनके महाकाव्य सुरसागर से लिया गया है, ठीक है। तो इस तरह इसका संदर्भ लिखना था। अब हम बढ़ते हैं किसके, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित व्याख्या क्या है कि बहिरो सुन गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, ठीक ना। मतलब इसका भाव क्या है, इसका मतलब रेखांकन व्याख्या क्या है उसको मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि सूरदास जी प्रभु श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, गूंगा क्या करने लगता है, बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति राजा की तरह सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है, ठीक है। तो इस तरह क्या लिखना था, इसका रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना था। मैंने जितना लिखा है आपको उतना ही लिखना है, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या था, तीसरा प्रश्न था कि बार बार बंदो तिहि पाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपका यहाँ कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है आपका, इसमें रूपक अलंकार है। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको देना था, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये वाला क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका संस्कृत से, तीसरा प्रश्न है आपका, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है कि इन दोनों में से किसी एक का क्या लिखना है आपको, हिंदी में अनुवाद करना है, संदर्भ सहित लिखना है, ठीक है ना। संदर्भ सहित क्या लिखना है, अनुवाद लिखना है। जो पहला ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थल अस्ति इति एवं संस्कृत वांगपय संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रस्तुत मंगल युवराज, ठीक है। इस तरह को क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, पढ़ लेना है, ठीक है। अब ये भी दूसरा है कि मानव जीवन से संस्मरण संस्कृत अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन से संस्कृते महानतम प्रयत्न कुर्वन् अकुर्वन्, तो अस्माकं जीवन से संस्मरणस्य ज्ञान आचारन विचारन च प्रदर्शन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृत। तो सबसे पहले इन दोनों को पढ़ना है और दोनों से जो आपको आसान लगे, जो आसान लगेगा उसी का करना है, आपको लिख देना है। तो मैं दोनों को लिखा हूँ, दोनों को आपका हिंदी में अनुवाद भी लिखा हूँ और संस्कृत का संदर्भ लिखा हूँ। तो चलिए दोनों को आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसका संदर्भ और इसका अनुवाद देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में क्या लिखना है कि प्रस्तुत संस्कृत
गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। तो इस तरह आपका लिखना था, इसका संदर्भ लिखना था कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। संस्कृत खंड के वाराणसी, इसको ब्लैक पेन से लिखना है, नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, मैंने जिसको डब्बा में बंद किया उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, बाकी सबको ब्लू पेन से लिखना है। हिंदी में अनुवाद क्या लिखना है कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के केंद्र स्थल है। ठीक है, तो इस तरह आप खुद पढ़ लीजिएगा इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना ही आपको हिंदी अनुवाद में लिखना है। ठीक है, अब दूसरे का आपको क्या लिखना है, अब दूसरे का आपको संदर्भ लिखना है और संस्कृत में इसका, सॉरी, हिंदी में अनुवाद लिखना है। तो चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ। इसका अनुवाद देखिए, इसका पहले संदर्भ देखिए कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। किस संस्कृत से? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, इसका संदर्भ हो गया। इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, जिसको मैं डब्बा में बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसका हिंदी में अनुवाद कर लिखना है कि मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। मानव जीवन को संवारना ही क्या है? संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए हैं। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचरणों और विचारों को दिखाया है वह सब हमारी संस्कृति है। ठीक है, तो इस तरह इसका क्या लिखना था बाबू? हिंदी में अनुवाद लिखना था। ठीक है, और हम बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका अब पद्यांश है। इन पद्यांश में से क्या करना है, किसी एक का संदर्भ से क्या लिखना है, आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो मान हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति कामम हित्वा व्यर्थम भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। ठीक है, फिर अथवा कर दिया है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है इन पद्यांश में से। तो इन दोनों में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैं इसको करा दे रहा हूं। तो इसमें से एक ऐसा पद्यांश है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है, और कौन है? ये वाला दूसरा वाला, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो इसका मैं आपको संदर्भ बता देता हूँ और हिंदी में अनुवाद बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसका आपको संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। किस पाठ से उद्धृत है? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, इसका आपका लिखना था, इसका संदर्भ लिखना था। ठीक है, संदर्भ लिखना था, इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है और इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, बाकी सबको ब्लू पेन से लिख देना है। ठीक है, अब हिंदी में अनुवाद हेडिंग लगा देना है ब्लैक पेन से। इसमें लिखना है कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी कल्याण को देखें अर्थात सभी का कल्याण हो, और सभी का दुख दूर हो अर्थात कोई भी दुखी न रहे। ठीक है, तो इस तरह क्या लिखना था, हिंदी में अनुवाद लिखना था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है कि अपने पठित खंड खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को किसी एक का उत्तर दीजिए। देखिए इसको मैं ऑलरेडी नहीं कराया हूँ। क्यों नहीं कराया? क्योंकि ये अलग अलग जिले में अलग अलग होता है। किसी जिले में आपका रश्मिरथी चलता है, किसी में मुक्ति दूत चलता है, किसी में ज्योति ज्वार चलता है। तो मुझे पता नहीं है कि आप किस जिले से हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप किस जिले से हैं और आपके जिले में कौन सा खंड काव्य लगता है। जय सुभाष लगता है, मातृभूमि लगती है, या कर्ण लगता है, या कर्मवीर लगता है, या तुमुल लगता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो मैं जो बच्चा कमेंट करेगा उसका मैं ऑलरेडी करा दूंगा। ठीक है, तो आपने खंड काव्य अपने टीचर से पूछ बताइएगा कि आपके जिले में, मतलब आपके क्षेत्र में कौन सा खंड काव्य इसमें से लगता है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको करा दूंगा। ठीक है, और बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित 6वां प्रश्न है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। फिर 6वां प्रश्न है ख हो गया कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ये भी है। ठीक है, तो इन तीनों जीवन परिचय में से आपको तीनों को तैयार कर लेना है, और इन तीनों परिचयों से इन तीनों को तैयार कर लेना है। 2025 में इन तीनों से बाहर नहीं जाएगा। 100% बाबू, यदि आपने इन तीनों लेखकों को तैयार कर लिया, ठीक है, इन तीनों कवियों को तैयार कर लिया, तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। 100% है। ठीक है, तो चलिए आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, मैं किसी एक कवि का इसमें किसी एक लेखक का करके दिखा देता हूँ। तो मैं इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आपको बता देता हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट इनका जीवन परिचय है। ठीक है, देखिए आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय ऐसे लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसे क्या कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। मैंने जैसे लिखा है आपको एग्जाम उतना ही लिखना है, इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। सबसे पहले आपको इस तरह का एक फॉर्मेट बना लेना है।
ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट बनाना है, फिर आपको इस तरह लिख देना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये वाला जीवन परिचय समझ में आ गया होगा। मैंने जैसे लिखा है वैसे आपको एग्जाम में लिख देना है, एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा। ठीक है, अब अगला जो आपके अगले कवि हैं, इन कवियों में से किसी एक का कराता हूँ, तो कौन है आपका महाकवि सूरदास जी का मैं कराता हूँ। सूरदास जी का जो जीवन परिचय वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय है, इसको भी आपको देखो कैसे लिखना है। इसको भी आपको ऐसा ही लिखना है। सबसे पहले आपको इस तरह का फॉर्मेट बना लेना है, इस तरह इधर। उसके बाद क्या लिखना है, इनका जीवन परिचय इधर लिख देना है। ठीक है, मैंने जो इसमें लिखा है छोटे डब्बा में, इसी को मैंने बढ़ा चढ़ाकर इसको इतना शब्दों में लिख दिया है। आपको इससे ज्यादा नहीं लिखना है, बहुत शब्द हो गया, इतना ही आप लिखेंगे तो पूरा फुल नंबर मिलेगा। ये ऊपर वाला लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, और नीचे वाला लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो 3 नंबर के ऊपर वाला बहुत है, और 2 नंबर के लिए रचना होता है, तो आप एक दो रचना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर उस पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नया है। अपने पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से, किस खंड से बाबू, संस्कृत खंड से कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वो श्लोक क्या है, और वो सबसे आसान श्लोक है, आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, क्या है वो आपका श्लोक है कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीरभाव ही वीरता। इसको आपको तैयार कर लेना है। यदि आपने इस श्लोक को तैयार कर लिया तो यहाँ से आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा, 100% है। ठीक है, बहुत आसान श्लोक है कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभय उभयत्र समो वीरः वीरभाव ही वीरता। ठीक है, इस तरह आपका क्या हो गया होगा बाबू, क्लियर हो गया होगा ये वाला क्या श्लोक क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसमें अगला प्रश्न जो पूछा है, अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किन दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि मैंने 15 मिनट का एक संस्कृत प्रश्नों का उत्तर बनाया है। 15 मिनट का वीडियो है जिसमें मैंने सभी मोस्ट वांटेड संस्कृत के जो भी क्वेश्चन है उसको मैंने करा दिया है। यदि आपने उस 15 मिनट के वीडियो को जाकर देख लिया बाबू, तो वहां से आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, 100% है। उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मैंने सभी इन चारों प्रश्नों को मैंने उसमें कराया है, आप जाकर देख लीजिएगा कि भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, पुरराज क आसीत, चंद्रशेखर क आसीत, या वीर केन पूजते। ठीक है, तो इन चारों प्रश्नों को मैंने ऑलरेडी उसमें करा दिया। मैंने मोस्ट वांटेड उसमें सभी क्वेश्चन करा दिया है। आप उन 15 मिनट के वीडियो देख लेंगे तो 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, निश्चिंत होकर आप जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, फिर अगला कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण और निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी शक्तिकरण। ठीक है, तो आप इसमें से किसी एक पर निबंध लिखना है। फिर 10वां प्रश्न है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। ये अथवा के भी दिया है, उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ठीक है, तो आपका 2 प्रश्न बच रहा है। इसका क्या है, आपको निबंध कैसे लिखना है, मतलब इन चारों का निबंध बताना है हमको, और क्या करना है, ये आपको पत्र लेखा बताना है। ठीक है, तो मैं अगले वीडियो में इन पर क्या करूंगा वो इस पर निबंध भी करा दूंगा, और इसका इसका भी सोल्यूशन आपको करा दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने मात्र 2 ही प्रश्न छोड़ा है बाबू। इन प्रश्नों का उत्तर मैंने ऑलरेडी करा दिया है कि वीर केन पूज्यते, तो वीर वीर वीरेण पूज्यते, चंद्रशेखर को आसित चंद्रशेखर एक देशभक्त च आसित। ठीक है ना, मतलब वीर क्रांतिकारी व देशभक्त आसित। ठीक ना, क्रांतिकारी था चंद्रशेखर। ठीक है, तो इस तरह मैंने इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने करा दिया, आप जाकर देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने 2 का बता ही दिया, आपको 2 का लिखना ही था। ठीक है, ठीक है, और 9 और 10 प्रश्न का मैं सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको अगला किस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सोल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।